आज आप सभी ने इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और मैं बहुत खुश हूँ। केस भी सबने काफी अप्रिशिएट किया है और रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा आया है। तो केस से शुरू करेंगे। वीडियो रन करेंगे क्या? सबने देखा ही है ना? रुकिए, मुझे लगता है मैं उनको बुलाती हूँ। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा आपको अब दिख रहा स्क्रीन है? शेयर किया क्या? स्क्रीन शेयर हुआ है हाँ क्या? अभी हाँ नहीं हाँ, दिख रहा। नहीं दिख रहा नहीं, है। आप दिख रहे हो, केस नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा है अभी भी। मैम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है। तो मतलब मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। स्क्रीन शेयर मैम तो किया स्क्रीन था। शेयर किया आपने? हाँ, शेयर स्क्रीन किया और फिर यहाँ से दिखाऊं क्या? अभी दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। अभी अभी दिखा। दिखा? देख मैडम। हाँ हाँ गया। अभी नहीं दिख रहा दिख है? रहा मैम। ये दिख जो रहा है? दिख रहा था अभी। आप शेयरिंग हाँ मैम आप अपने मोबाइल से शेयर कर रहे हो ना? मोबाइल से टेलीग्राम मोबाइल में है ना? हाँ। तो फिर आपने उधर से शेयर स्क्रीन करके फिर तभी आप अपना केस स्टार्ट करो। अच्छा, लेकिन मैं तो कंप्यूटर के ऊपर हूँ। तो आपने ज्वाइन किससे किया है? कंप्यूटर से किया है। तो तब भी आना चाहिए। आप हाँ मोबाइल वही से तो, कंप्यूटर से किया है तो आना चाहिए ना। मैम राइट साइड में ना वो 3 डॉट्स होंगे ना, वहां पे देखना, हाँ क्लिक कर शेयर स्क्रीन आएगा। हाँ, शेयर स्क्रीन तो आता ही है, अच्छा, तो शेयर नहीं हो रहा है। लेकिन ये शेयर नहीं हो रहा है ना, वीडियो शेयर नहीं हो रहा है। शेयर स्क्रीन तो आता ही है। मैम अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपने कुछ किया था, देखिए शेयर हो रहा था वो जस्ट 2 मिनट्स बिफोर मैंने किया अभी स्टार्ट ये हुआ हो था। रहा है? अभी हो रहा है? नहीं मैम, मैम आप नहीं मोबाइल से आया। भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल से ज्वाइन करके आप शेयर स्क्रीन कर सकते हो। वहाँ पे थ्री अच्छा। डॉट है राइट साइड पे ऊपर। हाँ हाँ, इसमें भी ऐसे ही था।
कोई बात नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, मैं मोबाइल से करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। ये सीखना ही पड़ेगा, ये नहीं आता है वो ठीक नहीं है। चलिए इसमें से निकल के मोबाइल से करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। तो हमारे टाइम का गाना अरे से नया वाला था हंगामा हो आ हेलो सीमा मैम। मैंने से लगाए तो जब तुम्हारा सैटरडे तक वर्क पूरा होगा, तुम्हें फील हो रहा है मेरी पढ़ाई कंप्लीट है, तब तुम नॉवेल को टाइम दो। बाकी हमारे पास अभी नॉवेल को टाइम नहीं है, सिलेबस इतना ज्यादा है, सिलेबस कंप्लीट में होगा इसमें। सबसे ज्यादा इसी वजह से। अभी आ रहा था डॉक्टर श्वेता, अभी ये आ रहा था? आज सुनाई दे रही थी? वीडियो दिख रहा था? नहीं। स्क्रीन अरे तो ब्लैक क्या दिख करें? मैम मोस्टली केस सबने देखा होगा शायद, आप डिक्टेट हाँ, कर दीजिए। डिक्टेट कर दूं? मैम वो जो वीडियो आप शेयर की थी ना उसमें सभी ग्रुप के लोग सभी लोग देखे होंगे लगभग, सभी और ने बड़ी देखा साफ ये। आवाज थी, बिल्कुल समझ हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है केस, तो कोई सही, जरूरी नहीं है सर आप। ठीक है ठीक है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, छोड़ो उसको। सबने देखा ही है केस। बेसिकली ये हुआ क्या था, ये पेशेंट है ना, उसकी बेटी के लिए क्लिनिक पे आई थी दवाई लेने के लिए, और शुरू में बेटी के साथ सब बात हुई, तो बेटी ने बोला कि मम्मी बहुत गुस्सा करती है, मैं मेरी पढ़ाई के लिए मुझे बहुत डांटती रहती है। और बेटी के साथ सब बात होने के बाद जैसे हम आईपीआर को पूछते हैं ना, ऐसे मैंने ये पेशेंट को अंदर लिया, और पेशेंट के साथ जैसे बात शुरू हुई तो थोड़ी बात करने के बाद उनको ऐसा लगा कि उसको खुद को भी दवाई की जरूरत है, तो उसने बोला कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं भी दवाई लेती हूँ आपके पास से। ऐसे करके बात हुई, तो बेसिकली ये बच्ची के बारे में बता रही है,
और फिर उसने बीच में अपने बारे में भी काफी कुछ बताया है। बराबर है, वीडियो बहुत लंबा था, ऑलमोस्ट 40 मिनट का वीडियो था, लेकिन इतना लंबा, ज्यादा बच्ची के बारे में बात थी तो इतना लंबा डालने का कोई मतलब नहीं था। तो काफी कुछ काट के जहाँ पे उसने ज्यादा एक ही बात ज्यादा बोली है ना, वो सब रख के ये केस रेडी किया है या ये वीडियो रेडी किया है। 40 मिनट का वीडियो तो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिक में आपको बताती हूँ, इसका लव मैरिज है, उसका और हस्बैंड का लव मैरिज है। ये थोड़े रिच फैमिली में से है और हस्बैंड थोड़ा मिडिल क्लास है, लेकिन लव मैरिज हुआ है तो नेचुरली दोनों फैमिली की साइड से ज्यादा सपोर्ट नहीं है। अभी तो बच्चे भी 2 हो गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मिलना जुलना होता है कभी कभार, लेकिन ज्यादा सपोर्ट 2 में से एक भी फैमिली की ओर से नहीं है। और पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि वो बेसिकली रिच फैमिली में से है और यहाँ पे थोड़ा मिडिल क्लास स्टाइल का हो रहा है। हस्बैंड के साथ इनकम थोड़ा कम है तो थोड़ा मिडिल क्लास स्टाइल का हो रहा है। तो ये एक बैकग्राउंड है। बेटी के बारे में बहुत टेंशन है उसको, और वो बार बार बोल रही है कि वो पढ़ती नहीं है, या वो पढ़ाई के लिए मैं उसको बोलती हूँ तो वो नॉवेल पढ़ने बैठ जाती है। फिर बोलती है कि मैं उसको बोलती हूँ कि तुम टाइम पे उठ जाओ, तुम्हारी ट्यूशन में से भी कंप्लेन आ रही है, तुम ठीक से जवाब नहीं दे रही हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और बच्ची के साथ जब बात हुई थी तो बच्ची ने भी बोला था कि मुझे मैथ्स और साइंस में मार्क्स अच्छे नहीं आते, वरना एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मैथ्स और साइंस में नहीं आते। अभी ये जो बच्ची है ना वो 9th में, केस टेकिंग किया तब वो बच्ची 9th में थी, तो 9th में है और अभी मम्मी इतना गुस्से में है। 7th में थी तब से मम्मी ये सब कर रही है। तो बाय नाउ द चाइल्ड इज टायर्ड, थॉरली टायर्ड ऑफ मम्मीज बिहेवियर। उसके हस्बैंड भी थक गए हैं उसकी बिहेवियर से और उसके गुस्से से। और होता यह है कि जो छोटी बच्ची है ना, वो काफी छोटी है तो वो बड़ी को थोड़ी मस्ती करती रहती है। बड़ी जब पढ़ रही है तो उसकी चोटी खींचेगी या जाके कुछ मस्ती करेगी तो बड़ी को गुस्सा आएगा, वो चिल्लाएगी, वो छोटी को मारेगी। वो छोटी को मारेगी तो मम्मी को गुस्सा आएगा, वो बड़ी को मारेगी। तो ये रोटेशन चलता रहता है। और फिर क्या होता है, जब पापा घर पे आते हैं तो तीनों रेडी है अपनी कंप्लेन पापा को बताने के लिए। तो माँ बोलती है ये देखो क्या कर रही है, बड़ी बेटी है वो पढ़ नहीं रही है और छोटी को मार रही है। छोटी बोलती है बड़ी मुझे मार रही है, और बड़ी बोलती है कि मम्मी मुझे चिल्लाती है और छोटी मुझे परेशान करती है। ठीक है, तो ये सब जब चलता रहता है तो पापा आकर क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। फिर माँ को बोलते हैं तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो, अभी तो बच्चे छोटे हैं। तो ये उनके घर का ऑलमोस्ट रोज का प्रॉब्लम है। इसको ऐसा लग रहा है, जैसे उसने केस में भी बोला है, कि तुम अगर अच्छे से पढ़ोगी तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो तुम अच्छे स्ट्रीम में जा पाओगी, अच्छे स्ट्रीम में जाओगी, अच्छा पढ़ोगी तो तुम अच्छे से कमाओगी इवेंचुअली। बराबर है, तो तुम अच्छे से कमाओगी। अभी घर पे थोड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रेन है जो मिडिल क्लास फैमिली के कारण हो रहा है, वो अगर बच्चे भी अच्छे से कमाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये शायद माँ की फीलिंग है। ठीक है, और उसको ऐसा भी लगता है कि हस्बैंड है वो मुझे, मैं जब बच्चों को सही बात समझा रही हूं तो हस्बैंड को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। उसने ऐसा बोला भी है कि ये बोलते नहीं है, जब बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे मैं बहुत डांट रही हूँ, सुबह से डांट रही हूँ और बच्चे सुनते नहीं है, तो फिर बाद में हस्बैंड बच्चों को कुछ बोलते हैं। उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि हस्बैंड को पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए। पेशेंट को जब पेशेंट बच्चों को डांट रही है तो उनको भी पेशेंट को बोलना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए कि माँ सही बोल रही है, क्यों तुम पढ़ते नहीं हो, क्यों तुम ठीक से करते नहीं हो। लेकिन होता यह है कि हस्बैंड कभी कभार पेशेंट की साइड नहीं लेते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम पढ़ो, और पेशेंट को बोलते हैं तुम गुस्सा मत करो। ठीक है, तो ये उनके घर का रूटीन है। तो आप सब ने बहुत अच्छे से लिखा है,
सब लोग ने, काफी सारे लोगों ने वेनिला बोला है, काफी सारे लोगों ने डलका मारा बोला है ना? लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। अच्छा, आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। अभी मैं आपको चांस दूंगी। एक बार मैं आगे बोलना शुरू करूंगी, फिर कुछ चांस नहीं मिलेगा। तो चलिए, किसको बोलना है अपना एनालिसिस? सब लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और रुब्रिक्स भी बहुत सुंदर सुंदर चूज किए हैं। एग्जैक्ट रुब्रिक्स लिए है, मैं वैसा बोलूंगी। हाँ जी, कहिए हाँ मैम, इस सुनीता केस जी। में हाँ हेलो मैम, इस केस में वो बहुत कम्युनिकेटिव लगी और उसका पूरा टॉक जो था उसके लड़की पर जाके रुक रहा था। मतलब इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट ये मार्क डाला गया इसको। और जस्ट मिनट, एंगर बिसाइड वन सेल्फ लगा कि उसका एंगर इतना डिक्टेटोरियल है। एंगर बिसाइड वन सेल्फ, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम कम्युनिकेटिव डिक्टेटोरियल इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट एन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ऐसा लेके रूटा आ रहा है। और रूटा अगर नहीं होगा तो काली कार। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बोलेगा? मैं सर बोलूं, राजेश कुमार सिंह, नमस्कार सर। हाँ जी कहिए। सर सर मैं शुरू में जब पूरी केस आपकी देखा, जितनी मतलब आप नेट पे थी आपकी केस, तो देखने के बाद पूरा इसका थीम समझ में आया, इसका पर्पज। लेकिन जब पर्पज देख रहे थे तो देखते देखते मुझे कुछ और समझ में आया। फिर हम डलका मारा से निकल गए। डलका मारा चूंकि बहुत ही उजिंग होती है ना, बहुत ज्यादा बोलती है, बोलेगी तो आपको बोलने नहीं देगी, लेकिन उसका, इस लेडी का कहने का भाव बिल्कुल इतना सुंदर था कि पूरी बात आपको समझा रही थी। तो ये सारी चीजें जब मैं देख रहा था तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, मैं डलका से निकला। और फिर थोड़ा गहराई से एनालिसिस में जब केस की कर रहा था तो मुझे ये लगा कि इस लेडी में एक लक्ष्य है कि हमारी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए और उसकी पढ़ाई अच्छी हो। उसके पास एक लक्ष्य है, एक मतलब टारगेट है, और वो टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अब वहां टारगेट क्लियर है तो दिख रहा है टारगेट क्लियर है, तो उसे टारगेट को पाने के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, वो बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल शार्प है कि हमें ये करना है, इतनी मेहनत करनी है, इतना काम करना है, इसके पीछे इसे इतना गाइडेंस देना है, तो ये मेरा टारगेट हासिल हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट पे थोड़ा गए। अब वेनिला वनीला थोड़ा सा सर कम जानते थे, तो पूरी सतही जानकारी थी, इसलिए वेनिला को तो सोच ही नहीं पाए हम। तो हम जब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये कह रही है लेडीज की, मेरी चिंता है, बस कह रही कि मेरी पढ़ाई की चिंता है, पढ़े, और पढ़ने के लिए खूब डांटती है, सिलेबस पूरा हो जाए, और नॉवेल नहीं पढ़ने दे रही है। नॉवेल जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप शनिवार को नॉवेल पढ़ सकती हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकती हैं। एकदम बिल्कुल टाइट क्लियर है, और 4 साल का टाइम है, और अपने को जितना पॉलिश करना है कर लो, और आगे तुम स्मूथ होगी, नहीं तो फिर लेजी होगी तो फिर लाइफ आगे कैसे जियोगी। पूरा है, बिल्कुल एकदम क्लियर है, एंड कट में रह रही है ये लेडी। अब जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो उसका माइंड जो देखते हैं, माइंड प्रिसेशन ऑफ माइंड इंक्रीज में है, और ये बिल्कुल उसको साफ है कि मुझे ये करना है, मेरी बेटियों को ये करवाना है, दाखिला मिलेगा। यहाँ आप जो हम ले रहे हैं सर, प्रिसीजन ऑफ माइंड इंक्रीज में जा रहे हैं। अब फिर उसके बाद उसकी लड़की पढ़ाई के समय नॉवेल पढ़ती है और मतलब लेजी पना दिखाती है, ढंग उठती नहीं है, अपना होमवर्क पूरा नहीं करती है। तो इसको मैं ले रहा हूँ, अब ये हिंड्रेड हो रही है यहाँ, मतलब उसका जो उद्देश्य, मतलब उसका जो पर्पज, मतलब लक्ष्य है, पर्पज है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है इसकी लेजीपना से, मतलब लापरवाही से। और तो ये हिंड्रेड हो रही है। तो यहाँ हम लिए सर माइंड हिंड्रेड, इंटॉलरेंस बी, इस वाली रूब्रिक को लिए सर।
और इन सारी को लेने के बाद ये सारी चीजें मुझे सर थ्योरम का मतलब थ्योरम का पुट आ रहा था। फेरम फॉस, अब हाँ फिर मैंने देखा था आपका हाँ एनालिसिस। हाँ थैंक यू सो मच जब राजेश जी। अभी किसी और को जब भी सर चांस अब देंगे। मैं ठीक बोलूं? ठीक ठीक थैंक यू हाँ जी, थ्योरम का मैम इसमें मुझे ये एक तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट जो है ये थ्रू एंड थ्रू ये नजर आता है। उसके बाद जो है ये लेडी जो है ये कह रही है कि मेरे बच्ची को मुझे समझना चाहिए कि जो कुछ मैं कह रही हूँ जो कुछ, तो ये इसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई मैं ठीक कह रही हूँ। तो इसमें मुझे ये लगता है कि डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड शी इज। ओके। इसके बाद जो है वो अभी वो बाद में जो है वो रो भी रही थी। तो आपने जब पूछा उसको कि भाई अभी आप रो क्यों रही हैं, तो वो कहती है कि मैं अभी इसको डांट के आई हूँ इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो इसमें मैंने वीपिंग रिप्रोचेस फ्रॉम जो है वो लिया। तो इस कारण मुझे ये लगता है जैसे कि कार्सिनोसिन की तरफ जा रहा है। कार्सिनोसिन की तरफ। कार्सिनोसिन डीडी वेनिला। जी ओके मैम। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? इनका मेन कंसर्न बच्चों की एंजाइटी तो है, लेकिन उनका फ्यूचर के रिलेटेड एंजाइटी है कि बच्चे सही। मतलब बस ये इनका मेन कोर है। इसकी वजह से ये मतलब डांट रही है, डिक्टेटोरियल है। तो ये एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कि भाई बच्चों की केयर कर रही है। हाँ भाई तुमको खाना हो तो तुम खा लो, ऐसा नहीं कि बच्चों को खाना देना है या ये सब चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वहां पे उसका मेन कंसर्न लग रहा है। इसीलिए मुझे ये मतलब क्या बोलते हैं, वेनिला नहीं लग रही है, कोई और मेडिसिन लग रही है। आई डोंट नो विच वन इट इज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड। आपने एक अच्छा रूब्रिक पकड़ा है इसमें। और कौन बोलेगा? और कोई मैम बोलना गुड चाहता इवनिंग। है? गुड रना मैम गुड इवनिंग। इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? Ma'am, fine. Ma'am, according to the dressing sense of the lady, when she entered, the way she is presenting herself, मैम वो टोटली वेनिला का उनका फिजिकल अपीयरेंस है। और वेनिला में रीजनिंग कैपेसिटी नहीं रहता है, इधर वो रीजनिंग भी दे रही है और हस्बैंड के तरफ गुस्सा भी है उनको, जहाँ की वेनिला में उतना वो गुस्सा हस्बैंड का फैक्टर थोड़ा उतना हटके नहीं दिखता है। और मैम काली काब में एंग्जाइटी रहता है, बट यहाँ पे एंग्जाइटी नहीं है, वो केयर कर रही है। एक्चुअली शी इज केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड शी इज टेकिंग सम एक्शन। एक्चुअली शी इज यस। डूइंग इट इन एक्शन। और डल का मेरा मैम एंगर कॉन्ट्रडिक्शन में भी है। एंगर ऑन थिंग्स, मतलब वो गुस्सा दरवाजा पे ये कर रही है, बैंग कर रही है। शी इज थ्रोइंग हर एंगर ऑन द थिंग्स। और एंगर ऑन स्मॉल इंटरप्शन भी डल का मेरा में है, वायलेंट एंगर भी है। बट मैम लेडी का स्पीच बहुत डिक्टेटोरियल है और शी इज नर्चरिंग एंड एंजाइटी ओनली फॉर द फैमिली। और डलका का वो रहता है कि आगे जाके कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मतलब बच्चों को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। बट मैम अभी मुझे लग रहा है आपने बोला कुछ और है, तो मैम मुझे उसका वो टैटू और उसका वो स्पेक्स का ये पैशन वो सब देख के मैम मुझे थोड़ा ये कार्सी का फील आ रहा है, बिकॉज कार्सिनोसिन ऑल्सो इन एंग्जाइटी चिल्ड्रन and carcinosin after certain threshold she loses her temper, मतलब करेगी करेगी, at one point she will lose her temper and she will remove her anger and she is crying also easily after certain point। और लेडी बहुत ही इंटेलिजेंट है और ईल्ड भी किया उसने। हस्बैंड इवन दो इज नॉट फाइनेंशियली अप टू हर मैटरनल साइड, शी इज ईल्डिंग ऑल्सो। तो मैम मुझे थोड़ा ये कार्सिनोसिन का और वो टैटू स्पेशली, तो मुझे मैम ये कार्सिनोसिन आगे आप बताएंगे मैम। थैंक यू। वेलकम, वेरी गुड मैम। आपने बहुत अच्छे से बताया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेलो मैम। हाँ जी, मैंने तो मेरा एनालिसिस वेनिला और डल का मारा दिया था।
हाँ लेकिन हाँ आपने शुरू में ही बोला ना, मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। मैं भी थोड़ा टर्न हो गई, तो मुझे अभी फोकस है ना उसका, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन लगा और एंजाइटी अबाउट फ्यूचर लगा। ये दो मुझे मार्क लगे इस केस में। तो मैं बराबर। अभी रूटा की तरफ हूँ, रूटा लग रहा है ओके, मुझे। बहुत अच्छा हेलो बहुत अच्छा। हेलो मैम, हाँ जी, मुझे हाँ एंजाइटी अबाउट मुझे एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट एंजाइटी फ्यूचर अबाउट डिक्टेटोरियल लेके हीरोइनम लगा, पर मुझे मैडम हीरोइनम की मेडिसिन नहीं पता है। हेरोइनम, जी क्या मैम। बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हेरोइनम होता है ना, वो बहुत मटीरियलिस्टिक होता है, बहुत मटीरियलिस्टिक होता है। और अगर कोई पेरेंट ऐसा बोले कि मैं मेरे बच्चों से थक गया हूं, इससे तो अच्छा होता वो लोग जिंदा ही नहीं होते, तो वो है हेरोइनम। कभी कभी कोई पेरेंट गुस्से में आके बोल देता है ना कि ऐसे बच्चे हो, उससे तो अच्छा है बच्चे ही ना हो। लेकिन ये अभी ये लेवल पे नहीं पहुंची है, तो ये हेरोइनम नहीं है। ठीक है, ये अभी ये लेवल पे नहीं पहुंची है। अगर ये चालू रहेगा तो शायद 10 साल में पहुंच जाएगी, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं पहुंची। ठीक है, तो शी इज नॉट हेरोइनम, लेकिन इट वॉज अ गुड थॉट। बहुत अच्छा विचार है आपका, और आपने कुछ नया लेकर आए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा? रेमेडी फ्लोर पे आई है नहीं है मैम, कैन इट बी क्यूप्रम? क्यूप्रम नहीं, नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी को बोलना है तो बोलो, वरना अभी डिस्क्लोज करेंगे। 9:30 हो गया है। आर्सेनिक तो नहीं है? हाँ जी, आर्सेनिक आर्सेनिक नहीं, आर्सेनिक है? नहीं प्लेटिनम? आर्सेनिक नहीं। अभी ऐसे A to Z बोल देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चलिए देखते हैं। मैं आपको रूब्रिक्स लेने का बोलती हूँ, आप सब लोग लेना शुरू करो। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरे केस में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगा आपको? चिल्ड्रन का फिकर, चिल्ड्रन का फ्यूचर। उसको हाँ, सिर्फ चिल्ड्रन का चिल्ड्रन फ्यूचर। के बारे में। सेटल होनी हाँ जी, चाहिए बच्ची, अच्छा पढ़ सिर्फ के चिल्ड्रन। सेटल होनी चाहिए। यस मैम, यस मैम। सिर्फ फोकस क्या है? फोकस बच्चों के ऊपर है ना? तो बच्चों के ऊपर फोकस वाली हमारे पास कितनी रेमेडीज हैं, ये आप सोचिए। और दूसरा ये सोचिए कि ये एंजाइटी चिल्ड्रन में है या कुछ और है। एंजाइटी चिल्ड्रन में क्या होता है? बच्चों के बारे में चिंता होती है। और चिंता क्या है? चिंता में आप सोचते रहते हो कि अरे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसका आगे क्या होगा, मैं उसके लिए क्या करूं। लेकिन सिर्फ आप सोचते हो, आप चिंता करते हो, आप उसमें कोई एक्शन नहीं लेते हो। आप बैठकर सोचते हो, आप रोते हो, लेकिन आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। जबकि यहाँ पे चिंता क्या है? चिंता नहीं है, यहाँ पे एक्शन है ना। वो क्या क्या कर रही है? Ma'am, she is very care worry is full of में much आएगी क्या? impatient regarding her children. वेरी गुड, बहुत गुड। impatience दिखा रही है। ये इम्पेशंस दिखा रही है, ये इम्पेशेंट अबाउट चिल्ड्रन में है। उसको जब बच्ची 7th में थी तब से उसको ऐसा लग रहा था कि इसको सीरियस होना चाहिए, पढ़ाई के बारे में सीरियस होना चाहिए। ये क्यों ये नहीं करती है, ये क्यों अलार्म बजने से नहीं उठती है। ये इम्पेशंस अबाउट चिल्ड्रन में है। किसी और का माइक चालू है क्या? मुझे इको आ रहा है, प्लीज माइक बंद रखिए, वरना आप सबको ही बाद में रिकॉर्डिंग में तकलीफ होगी, है ना? तो ये एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन में नहीं है, ये इम्पेशेंट अबाउट चिल्ड्रन है। अभी जैसे हम इम्पेशेंट अबाउट चिल्ड्रन लेंगे ना, वहां पे वेनिला आउट हो जाती है। वेनिला इज नॉट देयर इन इम्पेशेंस, वेनिला इज देयर इन एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन। तो वेनिला इम्पेशेंट अबाउट चिल्ड्रन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ही वेनिला आउट हो रही है, वरना वेनिला अगर होती, हो सकती थी, ये हो सकती थी अगर वो सबको बच्चों को लेकर ट्यूशन में नहीं भाग रही होती, अगर वो बच्चों को दिन में 3 बार 4 बार उठाती नहीं होती कि चलो पढ़ने बैठो, अभी ये करो, अभी वो करो। सिर्फ चिंता करती होती कि अरे मेरी बच्ची के मार्क्स नहीं आ रहे हैं,
अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उसको हेल्प करूं, ऐसे सिर्फ बैठकर बोलती होती ना, तो ये एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन में होती तो शायद ये वेनिला ही होती, क्योंकि वेनिला की पूरी लाइफ बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे कुछ गलत करेंगे, वेनिला सहन नहीं कर पाएगी, बच्चों के इर्द गिर्द लाइफ घूमती है। लेकिन यहाँ पे इम्पेशंस है, यहाँ पे एंजाइटी नहीं है। तो इम्पेशंस अबाउट चिल्ड्रन हमारा फर्स्ट रूब्रिक है और उसी में से मेडिसिन है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, मैं जो जानती हूं उसी रेमेडी का मैं नाम बोल रही हूं। आप भी देखोगे, मैंने आप सबको बोला था अपना सिंथेसिस खोलो, तो आपको रूब्रिक्स डालने हैं। तो इम्पेशेंट अबाउट हिज चिल्ड्रन, इसमें है एनाकार्डियम, बाम्बूसा, जो रेमेडीज मुझे आती नहीं है मैं उनके नाम नहीं बोलूंगी, दल्कामारा, हेरोइनम, कालीकार्प, मस्का डोमेस्टिका, प्लासेंटा, रूटा, स्पोंजिया। मुझे ये सब रेमेडीज में से सिर्फ इतनी रेमेडीज आती है, ठीक है। बाकी की जो नहीं आती है वो तो मैं जानती नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूं ना, मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ लर्न करने के लिए कि ये जो बाकी की रेमेडीज नहीं आती है, आई वॉन्ट टू लर्न देम। तो पहले रूब्रिक लिया इम्पेशेंट अबाउट हिज चिल्ड्रन। सेकंड रूब्रिक क्या आएगा? सेकंड रूब्रिक आप क्या लेंगे? सेकंड रूब्रिक फर्स्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, एंजाइटी फ्यूचर। हाँ जी, डिक्टेटोरियल, ठीक है। तो अगर डिक्टेटोरियल लेंगे, डिक्टेटोरियल में 170 मेडिसिन है, 170 मेडिसिन। तो चलिए लीजिए दूसरा डिक्टेटोरियल लीजिए, वो जो बोले वही करना है। यहाँ पे ये कंफर्म है ना कि वो जो बोलती है वही चीज करनी है सबको। तो सेकंड ले लीजिए डिक्टेटोरियल। थर्ड रूब्रिक कौन सा लेंगे? एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, चलिए ठीक है। उसमें 244 रेमेडीज है, 244 रेमेडीज, वो भी ले लीजिए। चलिए अभी कौन सी रेमेडीज आ रही है आप लोगों के चार्ट में? डेल्कामारा, स्पॉन्जिया, एनाकार्डम, बैम्बूसन, हीरोइन, कालीकार्प एंड रूटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट रूब्रिक कौन सा लेंगे? किसका माइक चालू है? नेक्स्ट रूब्रिक कौन सा लेंगे? चलिए, कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, नहीं, एंगर बिसाइड वनसेल्फ अबाउट, नहीं। नेक्स्ट रूब्रिक इज इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत इरिटेबल हो रही है ना, तो यहां पे मैंने लिया है इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन। ये लीजिए, अभी क्या आ रहा है? बैम्बूसा फास्टारी स्पॉन्जिया और रूटा, बाम्बूसा, स्पॉन्जिया और रूटा, दल्कामारा, स्पॉन्जिया और रूटा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है लास्ट रूब्रिक, जो मैंने कंसिडर किया था, वो है स्ट्रेस, ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस। आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेस आउट हो गई है? ये फील आ रहा है आपको कि बहुत स्ट्रेस्ड है? yes, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रही है, ऐसा फील आ रहा है आपको? तो यहां पे मैंने लिया था स्ट्रेस, ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस। और लास्ट रूब्रिक लिया था क्वारलसम अबाउट ट्रिफल्स।
छोटी छोटी बात में वो कितना झगड़ा कर रही है। तुम अभी नहाने क्यों गई, तुम अभी सो क्यों गई, तुम नोवेल क्यों पढ़ रही हो, तुम बहन के साथ क्यों लड़ रही हो, तुम अलार्म बजता है तो तुम क्यों नहीं जागती हो, अलार्म बजे तो तुम जाग ही जाना है। कितनी छोटी बात में वो कितना बड़ा बात का बतंगड़ बना रही है। और क्या बोल रही है कि 5 मोबाइल में रखती हूं आस पास में अलग अलग टाइम पे, ताकि वो अलार्म बजता रहे। बच्ची को बड़ी करने की, रिस्पॉन्सिबल करने की कितनी कोशिश कर रही है ये। और दूसरा भी एक रूब्रिक है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। 3 बजे एक बच्ची को ट्यूशन से लेने जाना है, दूसरी बच्ची को 3:30 बजे ट्यूशन पे छोड़ने जाना है। तो ये सब रूब्रिक लगा के अभी क्या आ रहा है आपके चार्ट में? मैंने तो 5 ही रूब्रिक लिए थे, मैंने 5 ही रूब्रिक लिए थे, लेकिन और भी बहुत सारे रूब्रिक है जो ये केस में एप्लीकेबल। बाम्बू से आ रहा है, बाम्बू से आ रहा है। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने सोचा, मुझे भी फील आया था कि ये डलकामारा होगी। सबसे पहले डलकामारा याद आई थी, फिर बाद में कालीकार भी याद आया था, फिर वेनिला और बाम्बूसा। लेकिन यहाँ पे ये जो बाकी का है ना, कि ये जो फीलिंग है कि रिच फैमिली में से आई है, अभी मिडिल क्लास में है, तो यहाँ पे हम अगर बाकी के रूब्रिक के बारे में सोचे तो ये डिल्यूजन पुअर में भी है कि उसको ऐसा लगता है कि बच्ची अगर अच्छे से पढ़ेगी तो अगर उसको अच्छी कॉलेज में दाखिला होगा और बाद में वो अच्छा कमाएगी, वो इंडिपेंडेंट बनेगी। बच्ची को आगे क्यों लाना है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बननी चाहिए, वो स्टेप अपने पांव पे खड़ी रहनी चाहिए। मैंने जब उनको पूछा कि आप क्या पढ़े हो, तो उसने क्या बोला, मैं बीकॉम करा है। तो उसको शायद ये फील भी है कि अगर मैंने भी कुछ अच्छा पढ़ा होता तो शायद मैं भी अभी दूसरा जॉब कर लेती, अभी तो बच्चों में बिजी हूं। लेकिन ये गेसवर्क है, ठीक है, ये गेसवर्क है, तो ये यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखते हैं दूसरे रूब्रिक क्या क्या है जो बाम्बूसा के अपने केस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये रेमेडी एसकेडी सर ने, एचएचएफ मैम के इस श्री फीमेल कृष्ण दाफले सर ने सिखाई है। मैंने उनके पास से ये रेमेडी सीखा है और उन्होंने 4-5 केस मैम दिखाए थे, जिसमें 1 मिनट पूर्णिमा जी, 2 मिनट मुझे हाँ बोल जी, हाँ लेने जी, दीजिए, फिर आप बोलिए। तो राइट मैम। उन्होंने 4-5 केसेस दिखाए थे, सब में ये एक बात उड़ के बाहर आ रही थी। पहली चीज कि ये फीलिंग है कि मेरे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो उनको अच्छी कॉलेज में दाखिला होगा, अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छे पैसे कमाएंगे, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये फीलिंग बहुत है कि वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा कमाएंगे तो साथ में पेशेंट का फ्यूचर एज अ मदर भी अच्छा हो रहा है। जब आप मिडिल क्लास से हो तो आपको होप क्या है कि आपके बच्चे बड़े होंगे, अच्छा कमाएंगे, तो आपका लेवल थोड़ा अभी जो है उससे ऊपर जाएगा। सही है? तो ये फीलिंग है। और बाकी के रूब्रिक अगर हम देखने जाएं तो जैसे हमने देखा कि डिक्टेटोरियल है, ऐसे ही डिक्टेटोरियल से सिमिलर रूब्रिक है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मीन्स एक डोगमा है, एक फिक्स्ड आइडिया है, मैं जो कहती हूं वही सही है, मैं जो बोलती हूं वही सही है, मैं जो कहती हूं उसी मुताबिक होना चाहिए।
तो ये है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक, ठीक है। फिर दूसरे अगर रूब्रिक हम देखें तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो रहा है, पूरा दिन ऑफिस पे होता है हस्बैंड कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, बच्चों को बड़े करने में हस्बैंड कोई भी तरीके का हेल्प नहीं कर रहा है, ये सब उसको अकेले को करना पड़ रहा है। यहां से वहां ट्यूशन में लेकर जाना है, स्कूल छोड़ना है, स्कूल से वापस लाना है, घर का सब मैनेज करना है, सब कुछ वो अकेली कर रही है। और ऑन टॉप ऑफ इट जब वो बच्चों को डांटती है कि ठीक से पढ़ो, अच्छे मार्क लाओ, अभी 9th में तुम हो, अभी तुम्हारे 4 साल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा तो बाकी सब ठीक होगा, ये 4 साल तुम्हें ध्यान रखना है। जब वो बच्चों को डांटती है तो हस्बैंड बोलते हैं तुम हाइपर हो रही हो। हस्बैंड क्या बोलते हैं, तुम हाइपर हो रही हो, गुस्सा शांत करो, तुम बहुत डांट रही हो बच्चों को। तो इससे क्या फीलिंग आ रहा है उसको कि जहां पे मेरे बच्चे सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हस्बैंड की भी है, और हस्बैंड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड बच्चों को नहीं समझा रहे हैं कि मम्मी ठीक बोल रही है, तुम पढ़ो अच्छे से, ये हस्बैंड नहीं बोल रहा है। बहुत बार अगर होता है, अगर पूरा दिन चलता है कि वो डांट रही है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तब हस्बैंड बोलता है कि अभी बहुत हो गया, अभी शांति रखो, बच्चों को भी डांटता है, और बहुत ज्यादा होता है तभी डांटता है, उससे पहले नहीं डांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूब्रिक है जिसमें डलकामारा भी है और अपनी ये वेनिला भी है, कालिका भी है और बाम्बूसा भी है, वो है इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स, हस्बैंड के प्रति भी गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स। आपने सुना होगा शायद आधी मिनट तक वो हस्बैंड के बारे में क्यों गुस्सा आता है वो भी बोल रही है, फिर बाद में वो बोलती है नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन शुरू में उसने क्या बोला है, किस बारे में, कि हस्बैंड के बारे में क्यों गुस्सा आ रहा है वो बोला है, आधी मिनट तक बोला है, फिर बाद में नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा सब बोला है। फिर है एक एंगर वायोलेंट, ये गुस्सा आता है तो क्या कर रही है, वो दरवाजे को पीट रही है, वो बच्ची को जाके चिमटा मार रही है, उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं हिंदी में, बच्ची को जाकर वो चिमटा लगा रही है, हाँ जी, पिंचिंग कर रही है, हाँ, बच्ची सो रही है, वहां जाके वो बच्ची को पिंच कर रही है कि उठो, टाइम हो गया, तैयार हो जाओ फटाफट, तैयार हो जाओ फटाफट, है ना। फिर जैसे मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, कॉन्सेंटियस अबाउट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बात के लिए बहुत कॉन्सेंटियस है, छोटी छोटी बात के लिए। फिर एक रूब्रिक है स्ट्रेस ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस, हाउसवाइफ्स इन, इसमें सिर्फ 2 रेमेडी है, एक है बाम्बूसा, दूसरी है सेपिया, एक बाम्बूसा है एक सेपिया है, जिसमें हाउसवाइफ्स को, हाउसवाइफ होती है वो क्या करती है, वो घर संभालती है, वो किचन संभालती है, वो बच्चों को संभालती है, और बाकी के जो काम होते हैं जैसे बच्चों को स्कूल पे ड्रॉप करना, ट्यूशन पे लेकर जाना, डांस क्लास में लेकर जाना, या जो भी होता है, ये सब माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे हम जानते हैं कि सेपिया डांसिंग करती है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट है, स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस, ओवरवेल्म मतलब आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप उससे ओवरवेल्म का हिंदी में क्या बोलेंगे, एक मिनट मैं देखती हूँ,
है बम्बूसा छोड़कर। ओवरवेल्म का मीनिंग इधर लिखा है व्याकुल हो जाना, व्याकुल हो जाना या व्याकुल अतिशीत हो होना। जाना, अनईजी, रेस्टलेस, एंशियस, अपसेट, व्यग्र हो जाना, एम्बेरस्ड, ओवरवेल्म, परट्यूब्ड, अनईजी। व्याकुल मुझे लगता है वो सही वर्ड है इधर हमारे लिए, क्योंकि वो व्याकुल हो चुकी है ना, वो किस तरीके से बोल रही है आपने भी फील किया होगा कि ये क्यों इतना स्ट्रेस्ड आउट हो रही है। तो ये व्याकुल हो रही है इधर, किस चीज से? उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बच्चों को लेकर हेल्पलेसनेस भी है इसमें, हेल्पलेसनेस का फीलिंग भी है, क्योंकि वो इतना उसको उठा रही है बच्चे को, बच्चा उठ जाता है फिर वापस आके सो जाता है, आधे घंटे तक बाथरूम में बैठा रहता है वगैरह वगैरह, और सबको खुद को उसको ही मैनेज करना है। वो बोलती है फिर मैं लेट हो जाती हूँ, ट्यूशन में बच्चे लेट पहुंचते हैं, है ना। तो ये है कौन मेडिसिन है बाम्बूसा आउट ऑफ मेडिसिन है। Please हाँ, let बिप्लब, ma'am finish. Please let ma'am finish, please. Thank you. थैंक यू अनुपमा जी। तो स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, हाउसवाइव्स इन, जिसमें दो ही रेमेडी है, सेपिया और बाम्बूसा। और आगे हमने जो बेसिक रूब्रिक लिया था उसमें 5 रेमेडीज हैं। स्ट्रेस, ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस में हार्जेंटम नाइट्रिकम, बाम्बूसा, मेककाब, फिर ये है स्कूटलेरिया और सेपिया, इतनी रेमेडीज है। वो जनरल रूब्रिक है, उसके अंदर वो हाउसवाइफ वाला है जिसमें सिर्फ सेपिया और बाम्बूसा है। उसके बाद एक रूब्रिक है श्रीकिंग विद द पेन, श्रीकिंग विद द पेन। श्रीकिंग मीन्स चिल्लाना, और पेन्स मतलब दर्द, जहां पे आपको कुछ इतनी बड़ी तकलीफ है, आपको इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि आप चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पे इसका पेन क्या है? वो बेटी को जो बोल रही है और बेटी नहीं सुन रही है, वो उसका पेन है ना अभी इधर। शी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। बच्ची सुन नहीं रही है, ये गुस्सा होकर चिल्ला रही है, और फिर हमारे क्लिनिक पे रो रही है कि आज ही अभी मैंने उसको बहुत चिल्लाया है। तो ये मैंने सोचा कि ये दिस कुड बी कंसिडर्ड एज श्रिकिंग विद द पेन। वीपिंग फ्रॉम वीकनेस, अभी उसकी वीकनेस क्या है इधर? ये केस में अपनी पेशेंट की वीकनेस क्या है? उसके बच्चे उसकी वीकनेस है ना। उसके बच्चे जो वो बोल रही है वो बच्चों के भले के लिए बोल रही है। जैसे डलका मारा है वो पर्पसफुल है ना, यहाँ पे ये भी थोड़ी पर्पसफुल लग रही है कि एक पर्पस है उसके पास, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे उसकी वीकनेस क्या है? उसके बच्चे हैं जो उसकी सुन नहीं रहे हैं। तो वीपिंग फ्रॉम वीकनेस, और उसके कारण गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा भी उसकी वीकनेस है। वो गुस्सा, उसका खुद का गुस्सा उसकी वीकनेस है। ठीक है, तो वीपिंग फ्रॉम वीकनेस। फिर है डिस्पेयर, सपोर्टेड वॉन्ट्स टू बी। डिस्पेयर मीन्स निराशा फील हो रही है और लगता है कि कहीं से मुझे सपोर्ट मिले। ये बच्चों को लेकर मैं इतना ट्यूशन वगैरह में दौड़ रही हूं, कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए। हस्बैंड कोई सपोर्ट कर दे, मैं बच्चों को समझा रही हूं कि पढ़ना कितना जरूरी है, तो हस्बैंड मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दे उधर। हस्बैंड भी बच्चे को मैं जब समझा रही हूं तो वो भी समझाए। तो ये है डिस्पेयर, सपोर्टेड, वॉन्ट्स टू बी। फिर एक रूब्रिक है रिस्पेक्टेड, डिजायर टू बी। उसको ऐसा है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। वो बच्चों के कारण कुछ कर रही है और वो बच्ची ही उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है।
तो यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, जो बच्ची को उसको देना चाहिए ना, माँ को देना चाहिए कि माँ आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, मेरे लिए यहां से वहां दौड़ रहे हो, मुझे टाइम पे खाना मिले उसकी कोशिश कर रहे हो। और वो अगर कुछ बोलती है, बच्ची रूठ जाती है, तो ये क्या बोल देती है, तुम्हें खाना, रूठ के बच्ची बोलती है मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो ये क्या करती है, वो बोलती है नहीं खाना है मत खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। कोई कोई माँ कैसी होती है, बोलती है अरे मेरा अच्छा बच्चा, मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रही थी, चलो आओ खाना खा लो, भूखे पेट नहीं रहना है। ऐसा बोलने वाली माँ होती है। ऐसा नहीं है कि इसको प्यार नहीं है बच्चों के लिए, प्यार तो है ना, लेकिन फर्मनेस भी है एक तरीके का, कि मैं उसको डांटती हूं, उसके कारण अगर वो रूठती है तो उसको रूठने दो, मैं मनाने नहीं जाऊंगी। तो यहां पे एक रूब्रिक है, नर्सिंग हर चाइल्ड एवर्जन टू नर्स हर चाइल्ड। ये सिर्फ नर्सिंग, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग में माँ जो है वो बच्चे को नर्चरिंग दे रही है, माँ बच्चे को फूड दे रही है, जिससे बच्चा नर्चर होता है। सही है ना? तो माँ बच्चे को प्यार दे रही है, माँ बच्चे को फूड दे रही है, जिससे बच्चा नर्चर होता है। दैट इज नर्सिंग। यहां पे ये क्या कर रही है, एवर्जन टू नर्सिंग में चाह रही है। जब उसको गुस्सा आता है या जब बच्चा ऐसे रूठ जाता है, तब वो एवर्जन टू नर्सिंग में चली जाती है। तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ, मैं मनाने नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें प्यार से वो नर्चरिंग जो है वो मैं नहीं दूंगी, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। तो यहाँ पे थोड़ा एवर्जन आ जाता है। बच्चे के लिए इम्पेशंस है, बच्चे के लिए इरिटेबिलिटी है, बच्चे के लिए गुस्सा है, और नर्सिंग एवर्जन में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाया, खाना बनाया हुआ है, लेकिन जब बच्ची रूठ के अपने रूम में जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाती है, तो ये मनाने नहीं जाती है। ठीक है? तो ये है बेसिक, जो मैंने बाद में सोचा था कि क्या क्या रूब्रिक्स आ सकते हैं जो ये केस में है, ये मैंने आपको बताया। अभी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, वरना हम बाम्बूसा पढ़ते हैं। यस मैम, किसी को क्लियर हो कुछ गया बोलना है? हाँ, इस केस में ऐसे फील हो गया कि बाम्बूसा का कैसा होता है, उसके रूट्स वो पहले फर्स्ट 5 ईयर वो बाहर आने में देर करते हैं, और बाद में एक बार बढ़ते जाएंगे तो स्पीड लेता है, ऐसा रहता है ना। तो इसके रूट्स ही उसके बच्चे हैं, इसीलिए उनको स्ट्रॉन्ग करने में स्ट्रगल कर रही है, ऐसा फील हो गया। बहुत अच्छा केस था मैम, थैंक यू मैम। और इसमें बाइटिंग नेल भी था रूब्रिक। बाइटिंग नेल्स? वो अपने बच्चे को ये कर रही थी ना, बाइट कर रही थी। बाइटिंग नेल्स में बाम्बूसा है। हाँ सो हाँ मैम हाँ, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा, वंदना जी नहीं, कौन बोल रहा था? पूर्णिमा जी, आप हाँ कुछ कहना मैम। चाहते थे? हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैम, आपने वैसे मेंशन कर दिया, बिकॉज इसमें जो है पर्पसफुल एटीट्यूड दिख रहा था ना इस फीमेल का, हाँ हाँ जो हाँ हम लोग डलका मरा की तरफ जा रहे थे, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो पर्पसफुल तो दिख ही रहा था। और पर्पसफुल मैम, दिख रहा है। और बरूजा की तरफ इसलिए नहीं सोचा बिकॉज शी हरसेल्फ सेड कि हस्बैंड करते हैं सपोर्ट, हाँ, लेकिन तो वो आप आगे का डेस्परेट सुनोगे ना, होके उसके अपना आधे आधे मिनट पहले ही उसने वो भी बोला है कि हस्बैंड कैसे नहीं समझाते हैं बच्चों को। लेकिन वो इतना कम बोला है ना, जैसे हाफ अ मिनट ही शायद बोला है, तो इसलिए वो स्किप हुआ है। बाद में उसने वही बोला है कि नहीं नहीं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोला है। हेलो मैम। हाँ जी।
हाँ मैम, मुझे क्या पूछना था, अभी जो आपने बताया इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड एंड एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? चलो वो भी करेंगे। एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड और इरिटेबिलिटी में डिफरेंशिएट करेंगे। एंगर क्या है? एंगर गुस्सा है ना। और इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी का मीनिंग अगर आप देखेंगे ना, इरिटेबिलिटी का मीनिंग है चिड़चिड़ करना। चिड़चिड़ करना। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा है वो प्रॉपर फायर है। गुस्सा क्या है? गुस्सा प्रॉपर फायर है। इट्स लाइक फायर, और जोश से बाहर आता है। और इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ है जो आपके मन में चलती है। आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ बोलते रहेंगे, कुछ टोंट मारते रहेंगे, कुछ ऐसा बोलते रहेंगे जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि आपको ये चीज पसंद नहीं आई है। ये गुस्से का ही थोड़ा सा छोटा पार्ट है। गुस्सा है अगर उसको आप 100% समझेंगे तो चिड़चिड़ है वो शायद 70% है या 50% के बीच में है। तो गुस्से का ही एक प्रकार है, लेकिन वो थोड़ा कम है। वो इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ है। हम बोलते हैं ना कि अरे ये आज मुझे छींके आ रही है तो मुझे चिड़चिड़ हो रही है। कभी कोई मदर बोलेगी कि बच्चे को बुखार आता है तो वो चिड़चिड़ करता है। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि वो गुस्से का ही एक प्रकार है, लेकिन लोअर लेवल है। इट इज नॉट एज बिग एज एंगर। वो थोड़ा छोटा है, चिड़चिड़ है। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। कोरलसम झगड़ाखोर, झगड़ा करने वाला। तो मैम फिर डिफरेंस कैसे आएगा? पता कैसे लगेगा कि एंगर कर रही है कि क्वेरलसम लड़ाई कर रही है? अच्छा, लड़ाई एंगर हम करते हैं ना। एंगर में गुस्से से मार देंगे वापस। एंगर में एक्शन होता है, रिएक्शन। चिड़चिड़ और इरिटेबिलिटी इट इज सेल्फ रेस्ट्रेंड, वो अपने में ही होता है। एंगर में हम एक्सप्रेस करते हैं विद द ऑपोजिट पर्सन। थैंक यू। और फिर लड़ाई में डंडे मारते हैं। लड़ाई में आप झगड़ा करते हो ना, वो कभी वन साइडेड होता है क्या? कोरल कभी वन साइडेड होती है? कोरल में हमेशा सामने वाला भी लड़ने को रेडी होता है, तभी तो कोरल होती है ना। अगर मैं कोरल करना चाहती हूँ, मैं आपसे झगड़ा करती हूँ, आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो झगड़ा कितना चलेगा? मैं आपसे गुस्सा करती हूँ, सामने आप भी गुस्सा करते हो, तो कोरल हो सकती है, क्योंकि हम दोनों गुस्से में बोल रहे हैं, तो वो एक झगड़ा बन सकता है। लेकिन मैं अकेली गुस्सा करती हूँ और आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ रिसीव करते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कोरल में हमेशा इट इज नॉट वन साइडेड, इट इज टू साइडेड। और जब मैम वो यहाँ पे कोरल सम होके वो बोलती है और सामने बेटी जवाब दे रही है ना, या कुछ कर रही है ऐसा, तो कोरल सम माने झगड़ाखोर, जो झगड़ा करती है। हम बोलते हैं ना कोरल सम है, ये बहुत झगड़ालू है, ऐसा हम बोलते हैं ना कि झगड़ालू है ये। और यदि कोई गुस्से में अपने दांत बीचती है, अपने आप को गुस्सा करती है, किसी के ऊपर गुस्सा आता है और दांत बीचती है, मेरी एक पेशेंट मैम, और सेम सिचुएशन है ये केस में, और वो विडो है, तो मैडम क्या क्या करेंगे? दांत बीचती है गुस्से में, उसके तो सीधे सीधे रूब्रिक्स मिलेंगे। आप देखिए, एंगर और टूथ या टीथ ऐसा लिखेंगे तो रूब्रिक मिलेंगे। आप देखिए ना। टीथ ग्राइंडिंग एंगर एक्टर उसमें है ना, है ना, मिला रूब्रिक आपको। तो गुस्सा आया, गुस्सा सिंथेसिस में है। गुस्सा आया और दांत को भीस रही है। कालिका, एगेरिकस और एलोवेरा है उसमें। हाँ, एलोज में बहुत ज्यादा गुस्सा है ना। एलोज इज अ वेरी एंग्री रेमेडी।
तो एलोस एगारिकस, कालिका प्लम्बम स्टेफिसेग्रिया, स्टेफिसेग्रिया भी है। शी इज अ विडो। नहीं, वो विडो के साथ उसका क्या संबंध है? मैम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, पूरी फैमिली की, और जॉइंट फैमिली है तो हाँ, तो सारा आप बर्डन। 3-4 आप देखिए, आप इम्पोर्टेंट केस चेकिंग करने के बाद आप उसके इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स लीजिए, और ये रूब्रिक भी लीजिए, टीथ ग्राइंडिंग एंगर आफ्टर। ऐसे करके अगर गुस्सा आता है ना, ऐसे करती है तो वो टीथ ग्राइंडिंग हो गया। गुस्से में दांत बीसना मतलब यही हो गया, है ना। तो काफी सारे रूब्रिक्स है ना। आप अगर सिंथेसिस मोबाइल में नहीं डाला है तो प्लीज डालिए सिंथेसिस। कंप्लीट भी आप लगा सकते हो। सिंथेसिस में आप उसका केस का एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर नहीं डाला है तो सिंथेसिस डालिए, और आपको जो भी रूब्रिक्स मिलते हैं, जो भी पेशेंट बोलता है ना, उसके 2 वर्ड्स आप डाल के सर्च करिए, कितने सारे रूब्रिक्स निकलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों के आपको डायरेक्ट रूब्रिक मिलते हैं, आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आपके केस में जो है मीनिंगलेस एवरीथिंग इज, ये रूब्रिक भी हो सकता था ना, डेल्यूजन मीनिंगलेस एवरीथिंग इज, मतलब जो वो चिल्लाती है सबके ऊपर, उसको लगता है कि मेरी बात लोग समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात सही नहीं है, मान रहे। सही है, सही है, वो भी रूब्रिक आ सकता है। लाइफ इज मीनिंगलेस, ऐसे सब रूब्रिक्स भी है बाम्बूसा में। चलिए, तो बाम्बूसा देखते हैं। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमान, डॉक्टर जे पटेल सर एंड ऑल माय मेंटोर्स। सबको प्रणाम करके शुरू कर रही हूँ। ये रेमेडी मुझे डॉक्टर SKD सर HHF के हैं, श्री कृष्ण दाफले सर, उनके पास से सीखी हूँ। बाम्बू आप सब जानते हो, बाम्बू कैसा होता है। बाम्बू एक लंबा शूट जैसा होता है, और नीचे उसके रूट बहुत लंबे होते हैं। जैसे डॉक्टर इन्होंने बताया मुझे कि बाम्बूसा के रूट्स बहुत डीप तक जाते हैं। सुनीता जी ने बोला ना, डॉक्टर सुनीता ने, बाम्बूसा के रूट बहुत नीचे तक जाते हैं, और एक नीचे तक जाने के बाद उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो बाम्बूसा में देखिए, उनको एक फील बहुत ज्यादा है, वो ये है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसे मुझे ही करना है, मुझे और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हेल्पलेसनेस फीलिंग बहुत ज्यादा है बाम्बूसा में, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे ही करना है, और मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और ये करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते, वो इवेंचुअली इतनी थक जाती है कि वो ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस और डिस्पेयर में चली जाती है। जब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंगल हैंडेडली डो करते करते वो इतनी थकती है that she becomes overwhelmed by stress and despair, निराशा में चली जाती है। अभी ये पेशेंट में डिस्पेयर हमें ज्यादा दिखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा ही चला, अगर वो पेशेंट की डॉटर अभी 10th में है, अगर वो 10th में फेल हुई, तो जब नेक्स्ट ईयर में अगर पेशेंट मेरे पास आएगी तो वो डिस्पेयर भी लेकर आएगी। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। देयर आर एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, जैसे हम जानते हैं ना, स्टेफिसेग्रिया है, नेट्रम्यूर है, सब में सप्रेस्ड एंगर बहुत है। ऐसे इसमें भी एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर है। देयर इज ग्रेट इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। हस्बैंड के लिए भी गुस्सा है, इरिटेबिलिटी है, बच्चों के लिए भी है। इसमें साथ में क्या क्या है, सेपिया है, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, वेनिला है, डलकामारा है, ये सब कोई में ये सब रूब्रिक्स आते हैं। यील्डिंग डिस्पोजिशन है, जैसे शुरू में वो जॉब कर रही थी, फिर हस्बैंड ने बोला अभी बच्चे हो गए तो अभी जॉब छोड़ के हाउसवाइफ बन गई है, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना है, बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यील्डिंग डिस्पोजिशन भी दिखाई देता है।
हस्बैंड उसको समझाता है तो थोड़ी देर तक मान जाती है, लेकिन फिर बाद में तो गुस्सा आ ही जाता है, इरिटेबिलिटी आ ही जाती है, लोक्वेशियस होती है। बाम्बूसा बहुत टॉकेटिव होती है। आपने देखा होगा वो कितना बोल रही है, बीच बीच में मुझे उनको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ही बात, जैसे वो अलार्म क्लॉक वाली बात है ना, उसने ओरिजिनल वीडियो में 5 मिनट तक अलार्म क्लॉक के बारे में बोला है कि अलार्म लगाते हैं तो बॉडी का एक अलार्म सिस्टम होता है, और बॉडी को आप अगर ऐसा बोलोगे कि मुझे 5 बजे उठना है तो बॉडी आपको उठा देगा, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना बोल रही है वो, और इतना लंबा बोला है, 5 मिनट तक बोली है वो, जो सब मैंने काट के रखा है इस वीडियो में। तो लोक्वेसिटी बहुत है, बहुत बोलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, और डोगमेटिक भी है ना, डिक्टेटोरियल भी है। दे डोंट चेंज देयर ओपिनियन एंड बिलीव्स। उसका हस्बैंड उसको समझाता है, इतना हाइपर मत हो, अभी बच्ची छोटी है, सब अपने तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये अपने तरीके चेंज नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उसकी बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। क्या है कि अच्छे से पढ़ेगी तभी अच्छी कॉलेज में दाखिला होगे, अच्छी कॉलेज में पढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ सकती है। और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम डोनेशन देके अच्छी कॉलेज में बच्चे को भेजें, तो मार्क्स अच्छे कैसे भी करके लाने ही पड़ेंगे, तभी तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। और ये बच्ची है, वो ऐसा बोल रही है कि उसको आर्ट्स लेना है, मदर बोल रही है तुम क्या साइंस लो, आर्ट्स में क्या ग्रोथ होगा, आर्ट्स में क्या सैलरी मिलेगा, तुम साइंस लो। और बच्चे बोल रही है मुझे आर्ट्स लेना है। वो भी चल रहा है अभी इन दिनों, अभी 10th में है, 11th में डिसाइड करना है ना, तो ये बहुत चल रहा है। बच्ची बोलती है आर्ट्स लेना है, मदर बोलती है नहीं साइंस लो। तो ये लोग अपने बिलीफ है ना, वो सामने वाले के ऊपर थोपते हैं। तो बाम्बूसा personality considers themselves as right and they don't accept others' views. वो डिक्टेटोरियल है, डॉगमेटिक है, तो उनको ऐसा है कि मैं ही सही हूं, और दूसरे लोगों के व्यूज ये लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो डिक्टेटोरियल, डॉगमेटिक, कॉन्सेंटियस अबाउट ट्रिफल्स, फास्टिडियस, परफेक्ट वे, wants to perform in a perfect way। ऐसा एक रूब्रिक है जिसमें सिंगल बाम्बूसा है। फास्टिडियस, परफेक्ट वे, मतलब जो रास्ता परफेक्ट है ना, उसी तरीके से आपको रहना है। want to perform in a perfect way, मतलब जो परफॉर्मेंस देना है आपको, वो फास्टिडियस है, जो परफॉर्मेंस देना है वो परफेक्ट होना चाहिए। ये भी एक रूब्रिक है बाम्बूसा का। फास्टिडियस मतलब हमेशा क्लीनलीनेस ऐसा नहीं है, टाइम पे पहुंचना वो भी फास्टिडियसनेस है। जब आपको पेशेंट डेट के साथ बताता है कि ये डेट पे मेरा डिटेक्ट हुआ था कैंसर, ये डेट पे फिर हमने पेट सीटी स्कैन करवाया, ये डेट पे हमने ऑपरेशन करवाया, ये डेट पे हमने रेडिएशन शुरू किया या केमो शुरू किया, इतने नंबर के केमो लिए, इतने नंबर के रेडिएशन लिए, ये सब ये जब आपको डेट के साथ बता रहा है ना, तो ये भी फास्टिडियस है। जब वो बोलता है मैं हमेशा टाइम पे पहुंचता हूं, 8 बजे का अपॉइंटमेंट है, मैं 8 बजे में 5 मिनट पे मैं पहुंच जाता हूं, मैं कभी लेट नहीं होता हूं, तो वो एंजाइटी एज इफ टाइम इज सेट, ये एक रूब्रिक तो है ही, लेकिन ये फास्टिडियसनेस भी है। हम लोग फास्टिडियस माने क्लीनलीनेस देखते हैं, आर्सेनिक, नक्स वोमिका, सेपिया, यही सब हमको दिखता है, लेकिन फास्टिडियस में सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं है, फास्टिडियस में आपको ये सब भी सोचना है। ठीक है, फास्टिडियस का मीनिंग अगर आप हिंदी में देखें तो
गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स। मीनिंग क्या है? गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स। वो कोई भी डिटेल अगर बहुत ज्यादा केयरफुली बता रहा है तो ये हो जाता है फास्टिडियस। जैसे मैंने बोला ना कि वो अपनी सारी डिटेल बता रहा है कि ये डेट पे मेरा डिटेक्ट हुआ कैंसर, ये डेट पे केमोथेरापी किया, इतने ज्यादा केमोथेरापी लिए, ये डेट पे पेट सीटी स्कैन किया, सेकंड पेट सीटी स्कैन ये डेट पे। अरे आपको सब याद है? आप सोचोगे इतना कुछ याद है इसको? तो ये क्या कर रहा है? अपनी डिटेल्स को बहुत केयरफुल अटेंशन दे रहा है। दूसरा मीनिंग है हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज मतलब उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। फास्टिडियस मीन्स हार्ड टू प्लीज, उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। सिमिलर रूब्रिक है एग्जैक्टिंग, मतलब एग्जैक्ट चाहिए, ऐसा ही चाहिए, एग्जैक्टिंग, वो उसका सिमिलर रूब्रिक है। ठीक है, तो ये दूसरा एक बाम्बूसा का रूब्रिक है फास्टिडियस वाला। तो उसका मैडम मतलब होता है 100%। हेलो मैडम, 100%। हाँ, सही है, 100%, 100%, या 100% देना है ना उसको। और हाँ, बच्चे जी के पास से और हस्बैंड के पास से भी 100% एक्सपेक्ट कर रही है जी जी कि मैं तो देती हूँ 100%, मेरा आप भी दो। जी जी मैडम, मैंने तुम्हें एक बार आके उठाया कि उठ जाओ, जाग जाओ, अभी स्कूल जाना है, तो तुम्हारी फर्ज है कि तुम जाके रेडी होके यूनिफॉर्म पहनकर वापस आओ। वापस कैसे सो गई? हाँ मैडम, उसका एक मतलब होता है पूर्णतावादी, जो अपने क्लाइमैक्स तक किसी चीज को खींच के ले जाना चाहता है। हाँ हाँ, हो सकता है, जी मैडम, जी हो सकता थैंक यू मैडम। मैम इसका एक रूब्रिक है फस्टिडियस फॉर ऑर्डर। हाँ जी, जैसे फस्टिडियस का एग्जांपल, इसके हाँ बहुत हाँ, सारे, जैसे आपने कहा ना कि फस्टिडियस फॉर डिटेल, फस्टिडियस फॉर क्लीनलीनेस, फस्टिडियस फॉर ऑर्डर। एक एग्जांपल है मेरे पास। यस, पेशेंट मेरे पास आए और उन्होंने उनके बच्चे को बोला था कि तू फाइल लेके आ। तो बच्चा फाइल लेके आ गया और सारे डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे कर दिए, तो सारे डेट वाइज ऊपर नीचे कर दिए। तो वो मुझे फाइल देने से पहले उन्होंने उस फाइल को पूरा अरेंज किया अच्छे से, डेट वाइज ऑर्डर में, कि भाई ये ऊपर ये नीचे ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा सब करके। और उन्होंने मुझे फाइल दिया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप तो मुझे ऐसे भी दे सकते थे। मुझे देखना क्या था उसमें? सोनोग्राफी और कुछ रिपोर्ट देखना था। पर उन्होंने 10 मिनट तक पूरी फाइल को खुद सेट किया, फिर मेरे हाथ में रखा। तो मैंने उनके बच्चों से पूछा कि कोई ऐसी कोई कंडीशन बताओ ना यार कि ये ऐसा घर पे भी करते। बोले हाँ, ये बैंक में नोट जमा करने से पहले ना सारे नोट व्यवस्थित जमा के रखते हैं, तो फिर बैंक में जमा करने जाते हैं। तो ये फस्टिडियस फॉर ऑर्डर है। मतलब कि वो कहते हैं ना, जैसे पूर्णतावादी, काम को पूरी तरह से फिनिश करने वाले लोग, पीक पर 100% कंप्लीट करने वाले लोग, जिनको मतलब जिनको देखकर लगेगा ना कि यार कि नोट को सबको एक जैसे जमा की क्या जरूरत थी, सही तो है। यूं भी ले लेती है। मैक्सिमम लोग नहीं करते। तो ये एक फस्टिडियस का एग्जांपल है कि वो मतलब कितने ऑर्डर में हर चीजों को रखते थे। सही है सर, थैंक यू। जी, थैंक यू। अच्छा, मैम फिर दिस जैसे हमने कैन कोरिलेट हाँ विद बैम्बू प्लांट ऑल्सो ना मैम। जैसे बैम्बू शूट होता है ना, वेरी स्ट्रेट एंड वेरी परफेक्ट इन इट्स ग्रोथ ऑल्सो। और वो इसमें हम वी कैन कंपेयर टू द केस ऑफ योर्स। इट्स वेरी मच इन कोऑर्डिनेशन मैम। यस थैंक मैम, यू। थैंक यू, थैंक यू। वो एकदम सीधा ऊपर जाता है, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है। बाम्बू के शूट हमेशा सीधे ऊपर जाते हैं। और दूसरा, बाम्बू में एक दूसरी ये भी चीज है कि बाम्बू बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अगर आप कट करके देखोगे ना तो अंदर खाली होता है। अंदर खाली होता है, तो अंदर खाली है मतलब उसको खुद को पता है कि मेरे अंदर तो खोखलापन है, मेरे अंदर खोखलापन है, और वो खोखलापन है वो उसका पुअर फीलिंग है कि मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर खोखलापन है। वो फीलिंग एक रहता है बाम्बूसा में। तो यहाँ पे ये पेशेंट को भी ये फील आ रहा है कि मैं तो सिर्फ बीकॉम की हुई हूं,
तो मेरे अंदर ये खोखलापन है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं तो ये भी मेरा खोखलापन है कि मैं कर नहीं पा रही हूं, उनको अच्छे से समझा नहीं रही हूं ताकि वो अच्छे से पढ़े। ये उनकी वीकनेस है ना। फिर एक रूब्रिक है क्वारलसमनेस, स्कोल्डिंग, ट्रिफल्स अबाउट। मतलब छोटी छोटी बात में स्कोल्ड करती है, छोटी छोटी बात में झगड़ा कर रही है, झगड़ालू बन रही है। तो ये छोटी छोटी बात में कर रही है। जैसे अपने केस में वो तुम सो क्यों गई, तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने नोवेल क्यों पढ़ा। और अभी रिसेंट एग्जाम्पल, स्कूल का ट्रिप जा रहा था, अभी तो 10th में है बच्ची, स्कूल का ट्रिप जा रहा था इधर गुजरात में कहीं पे जा रहा है। तो इसने, पूरी क्लास जा रही है, इसने अपनी बच्ची को ना बोला कि तुम 10th में हो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ट्रिप में जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्ची बोलती है मुझे कि मुझे इतना बुरा लगा, मुझे तो जाना ही था, सब फ्रेंड्स जा रहे थे। तो फिर बाद में ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी ना बोल रही है तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड को मिलेंगे। दूसरी एक फ्रेंड है, वो नहीं गई है ट्रिप में, तो उसको मैं मिलूंगी। तो अभी मिलने के लिए भी नहीं जाने दे रही है, मिलने के लिए भी नहीं जाने दे रही है कि नहीं, ऐसे 2 घंटे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो, फोन से बात कर लो। तो ये देखिए कितनी कितनी हाइपर हो रही है ये पेशेंट। फिर एज दे आर परफेक्शनिस्ट, तो इनको प्लीज करना मुश्किल है। बच्ची कितना भी करेगी, कितना भी पढ़ लेगी, कितना भी काम में हेल्प कर लेगी, वो कभी माँ को खुश नहीं कर पा रही है, क्योंकि माँ है ना, वो इतनी ज्यादा फास्टिडियस है, इतनी ज्यादा परफेक्शनिस्ट है कि उसको कोई खुशी नहीं कर सकता है। लेकिन पूरी जान उसकी जो है ना, वो बच्चों में अटकी हुई है। और बच्चों में जान अटकी हुई है तो लाइफ पूरा बच्चों के आसपास, बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए वो इम्पेशेंट होती जा रही है। क्योंकि उसकी जान बच्चों में रुकी हुई है, इसलिए वो इम्पेशेंट बन रही है। फिर क्या होता है, जब वो इतना सब बच्चे को समझाती है लेकिन बच्चा मान नहीं रहा है, सामने जवाब दे रहा है, लेजीनेस दिखा रहा है, तो यहां पे एक रूब्रिक है, हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैनॉट हैंडल। अभी मैं ये हैंडल नहीं कर पा रही हूं, ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस। अभी मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रही हूं, मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई हूं, मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है। हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, helplessness feeling of, too conscientious, takes all responsibilities too seriously. takes all responsibilities too seriously. और एक रूब्रिक है जो अपने पेशेंट में नहीं है, वो है डिस्पेयर, डेस्टिनी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। ये अगर इसको बाम्बूसा टाइम पे नहीं गया होता तो शायद इसमें भी चली जाती कि अब तो मैं तो हेल्पलेस हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो नसीब में लिखा होगा वो होगा। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। जब आपको हेल्पलेसनेस की फीलिंग इतनी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, आई एम अ फेलियर, आई एम अनेबल टू मैनेज एवरीथिंग, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे, चलो जो नसीब में लिखा है वो होगा, उसके नसीब में जो लिखा है वो होगा। तो फिर आप अपने हाथ ऐसे ऊपर कर देते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो नसीब में लिखा है वो होगा। इसमें सिंगल रेमेडी है बाम्बूसा, डिस्पेयर, डेस्टिनी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। अभी देखते हैं बाम्बूसा और वेनिला का डीडी फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। बाम्बूसा और वेनिला दोनों है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। यहां पे चिंता है,
लेकिन वेनिला सिर्फ चिंता करती है। बाम्बूसा एंजाइटी में नहीं है, बाम्बूसा इम्पेशंस में है। वेनिला भी है डिक्टेटोरियल में, सपोर्ट डिजायर में भी वेनिला है, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स में भी वेनिला है, लेकिन वेनिला इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट में नहीं है, और वेनिला रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली जो यहां पे हमने लगाया है उसमें वेनिला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट रूब्रिक जो इम्पेशंस रही है वहीं पे वेनिला आउट हो गई। फिर दूसरा डीडी हम करते हैं बाम्बूसा और डलकामारा का। दोनों ही डिक्टेटोरियल है, दोनों ही इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट में है, दोनों में है इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स, और दोनों है कोरलसम ट्रिफल्स अबाउट। दोनों झगड़ाखोर है दोनों डिक्टेटोरियल है, दोनों को बच्चों के प्रति बहुत गुस्सा है, हस्बैंड के प्रति गुस्सा है। लेकिन दलकामारा अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में नहीं है, और स्ट्रेस ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस में भी डलकामारा नहीं है। यूजुअली डलकामारा बहुत लाउड वॉइस में बात करेगा। तो जब डलकामारा पेशेंट आएगा ना, तो क्लिनिक के अंदर आने से पहले बाहर से अगर वो किसी के साथ बात कर रहा है ना, तो भी आपको अंदर सुनाई देगा, क्योंकि उसकी आवाज नेचुरली बड़ी होती है, तो वो लाउड वॉइस में बात करता है। जबकि अपनी जो पेशेंट है वो इतनी लाउड वॉइस में बात नहीं, वो नॉर्मली बात कर रही है अपने केस में। वो चिल्लाती है, गुस्सा होती है तब चिल्लाती है, लेकिन अपने साथ जब बात कर रही है तो उसका वॉइस नॉर्मल लग रहा है, लाउड नहीं लग रहा है। और डलकामारा अफेक्शनेट होता है, प्यार बहुत है, उसके कारण ये पर्पसफुल होने के कारण और प्यार बहुत होने के कारण वो मार मार के भी बच्चों को लाइन पे रखता है, मार मार के भी बच्चों को लाइन पे रखेगा। लेकिन बेसिकली वो कोरलसम विदाउट एंगर में है। वो झगड़ा करती है लेकिन गुस्सा नहीं है, प्यार है, वो प्यार के कारण झगड़ा करती है। और डलकामारा एक राउडी लगता है, राउडी बोलते हैं ना हम, राउडी कैरेक्टर है, अनरिफाइंड होता है। ज्यादातर डलकामारा के पेशेंट आपको अनरिफाइंड लगेंगे, जबकि वेनिला बहुत रिफाइंड है और बाम्बूसा भी रिफाइंड है। डलकामारा अनरिफाइंड है, जस्ट लाइक ग्रेफाइटिस अनरिफाइंड होता है। यूजुअली डलकामारा ओवरवेट होते हैं और बिग बॉसम होता है, उनकी चेस्ट का एरिया, ब्रेस्ट वगैरह बड़े बड़े होते हैं, बिग बॉसम होते हैं, ओवरवेट होते हैं। बिग बॉसम होते हैं, उसके लिए ऐसा भी बोला जाता है कि क्योंकि वो बहुत अफेक्शनेट है, इसके कारण वो बिग बॉसम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम डलकामारा ओवरवेट होता है, जैसे ग्रेफाइटिस भी मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरवेट मिलती है आपको। ठीक है, तो ये दोनों डीडी हो गया। मेन जो रूब्रिक हमें, मतलब मेन जो सबसे नजदीक लग रहे थे, डलकामारा और वेनिला, तो वो दोनों का डीडी किया। काली कार्ब अगर है ना, तो काली कार्ब अपने फैमिली के ट्रेडिशन की बात करेगी। उसमें फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, वो भी डिक्टेटोरियल है, वो भी डॉगमेटिक है, बराबर है। लेकिन वो अपने ट्रेडिशन की बात करेगी कि हमारे फैमिली में ये नहीं होता है, या हमारे फैमिली में हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा बोल के वो कुछ बात करेगी। और मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे, 5 रूब्रिक्स जो लिए थे, उसमें काली कार्ब तो बहुत पीछे है, वो सिर्फ 3 रूब्रिक को कवर करती है, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट और डिक्टेटोरियल। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स में नहीं है काली कार्ब, लेकिन काली कार्ब के एंगर के रूब्रिक्स काफी सारे हैं। लेकिन मुझे काली कार्ब का फील नहीं आया था, तो मैंने काली कार्ब वाले रूब्रिक्स ज्यादा देखे नहीं है, तो अभी डीडी रेडी नहीं किया है। ठीक है, तो ये है बाम्बूसा। आई होप आप सबको समझ में आया है। प्लीज पढ़िए,
अगर आपके पास रेपर्टरी है तो रेपर्टरी में से भी आप बाम्बूसा पढ़ सकते हैं, और आपने नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं। मेरा सजेशन है आप सबको कि जब भी आप वीसी के लिए 1 घंटे के लिए बैठे तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ताकि आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे या जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लिख ले, तो आपका एक मेडिसिन का एटलीस्ट थोड़ा बेसिक नोट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है। बाम्बूसा में रूब्रिक्स तो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 300 के ऊपर मेंटल रूब्रिक्स है। आई थिंक 300 के ऊपर है माइंड के रूब्रिक्स। सब तो कवर नहीं हुआ है नेचुरली, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो सब कवर किया है। ठीक है। थैंक यू सबको अच्छे से सुनने के लिए, अच्छे से एनालिसिस डालने के लिए। राना मैम, मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते भाई। नमस्ते सर। हाँ, एक डलका मार अगर साथ में आती है ना, अगर हस्बैंड के साथ में, तो वो उसके हस्बैंड के सामने ही बोल देती कि डॉक्टर साहब ना कि बहुत बड़े गधे हैं एक नंबर के, मुझे इतनी भी अक्ल नहीं है। मतलब ये ना एब्यूजिव विदाउट बीइंग एंग्री, बिना गुस्से हुए वो उसके हस्बैंड को गाली बक देगी डॉक्टर के सामने। एक नंबर के नालायक है सर, एक नंबर की अक्ल नहीं इनके अंदर है ना। मैं बोलती हूँ तो ये कुछ बोलती नहीं बच्चों को, मतलब ये ऐसे डायरेक्टली हस्बैंड को बिना गुस्सा हुए है ना डॉक्टर के सामने गाली बक देगी। हाँ बोलेगी। वो अनरिफाइंड भी है ना सर। हाँ, तो वो रिफाइंड जब होता है तब हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अनरिफाइंड है, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो बोल देगी। वो उसको मार भी सकती है ऐसे करके कि ये तो गधा है। बिल्कुल दादागिरी की तरह का बात मतलब करेगी, असभ्य होता। हेलो मैडम, दादा टाइप की लेडीज होती है ना, बिल्कुल राउडी, या जैसे बोला ना मैडम, बिल्कुल छाती चौड़ी और ऐसे बिल्कुल मर्दों जैसी बातें करेगी, हस्बैंड को बोलने ही नहीं देगी। वो कहते ना वो हमने इसलिए बोला एक्सेसिव डिस्चार्ज, मेम्ब्रेन से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नाक से निकलता है ना उसका, वो इतनी एक्सेसिव पॉजिटिव होती है बच्चों के लिए। बस बोलती जाएगी, किसी को बोलने ही नहीं देगी वो। सही है। तो मुझे पर्पजफुल लग रही थी। मैंने वीडियो सुना थोड़ा बहुत, जितना मुझे सुन पाया समय के अनुसार, तो मुझे लगा पर्पजफुल है। कहते ना कि दलका मारा को नीम चढ़ा करेला। हाँ नहीं, पर्पसफुल तो मुझे भी लग रही थी शुरू के टाइम में। तो मुझे, जब मैं भी केस टेकिंग कर रही थी ना, तो मुझे भी वही लग रहा था कि इसको डलका दूंगी। लेकिन फिर बाद में सोचने से लगा कि जैसे वो फाइननेस से बात कर रही है ना, वो डलका में वो नहीं देखने को मिलता है। वो अनरिफाइंड होता है, इतना पोलाइट और इतना वो नहीं दिखता है। और बातों में गुस्सा छलकता है तो डलका मारा की बातों में कर्सिंग आ जाता है बाहर, कि वो साली कुछ सुनती नहीं है, पागल है, गधी है, ऐसा कुछ बोल देती वो। लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रही है। वो ये बोल रही है कि मैं चिमटा भरती हूँ और मैं जाके उसके दरवाजे को ठोकती हूँ, लेकिन एक भी गाली नहीं निकली है मुंह में से। जो डलका के मुंह में से, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुरती के मुंह में से ऐसे नॉर्मली गाली निकलती है, गुजरात में हम ऐसा बोलते हैं, ऐसे डलका के मुंह में से भी नॉर्मली गाली निकलती है जी। तो वो कुछ नहीं निकला है, तो रिफाइंड है ये, अनरिफाइंड नहीं है। नहीं, बहुत फाइनल डिफरेंशिएट बताया आपने, बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सर। रिकॉग्नाइजिंग डज नॉट रिकॉग्नाइजिंग एक रूब्रिक है मैम ने, उसमें भी है जिस रिकॉग्नाइजिंग नॉट रिकॉग्नाइज दैट सराउंडिंग, उसको इतना भी अकल नहीं होता कि कौन सामने किसके सामने क्या बोलना चाहिए, उसमें है डलका मारा। सही है। एक बार किसी भी मेडिसिन का एक बार अगर हम कोर फीलिंग पकड़ लेते हैं ना, तो हमको फिर वो सारे रूब्रिक उससे जुड़ते हुए मिलते हैं। अगर डलका मारा का पर्पसफुल हम पकड़ेंगे ना, तो पर्पसफुल से पूरी रेमेडी आपको समझ में आएगी। बहुत सी माएँ जबरदस्ती मुंह में उनको कुछ न कुछ ठूसती है, और जब डॉक्टर से पूछते कि तुम इससे जबरदस्ती क्यों करते हो, बोले सर ये खाएगा तो ये प्रोटीन, ये विटामिन इसके शरीर में जाएंगे, इसकी हेल्थ बढ़ेगी। तो डलका मारा का पर्पसफुल बच्चों के लिए होता है कि भाई ये खाएगा तो इसको फायदा होगा ना सर। और कालिकार वो क्या बोलेगा, डॉक्टर आज तक मेरे घर के अंदर है ना सेरेलैक नहीं आया सर, मेरी माँ ने मेरे को है ना घुट्टी पिला के बड़ा किया है, ऐसा समझ में, तो ये सेरेलैक तो मेरे घर में आना ही नहीं चाहिए। तो ये कालिकार हुई। डलका मारा होती है तो डलका मारा जैसे कि ना घुसेड़ती मुंह में जबरदस्ती करती, वही डॉगमेटिक कि भैया वो ऐसे मुंह दबा के मुंह में ठूसेगी। है ना। और
वेनिला का प्रॉब्लम क्या है ना, वेनिला को सब चीजें, हर चीज सिस्टम से चाहिए। वेनिला परेशान क्यों होती कि डॉक्टर देखो ना, अभी केस देखा मैंने एक पेशेंट का, तो वो पेशेंट क्या बोली कि उसको 2 महीने से 3 दिन से चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर क्यों आ रहे हैं कि अभी 1 महीना हुआ डिलीवरी को, और 1 महीना डिलीवरी को हुआ है, और बच्ची उसकी 5 साल की है। और तो मैंने बोला कि कब से चक्कर आ रहा है? बोले 3 दिन हो गए सर, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे चक्कर बंद नहीं हो रहे, डॉक्टर कह रहे हैं कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 1 महीने से ऐसा क्या चीज है जो आपको सुनना मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? तो वो क्या बोली कि डॉक्टर साहब दिन भर मेरा दिमाग मेरी बच्ची पे लगा रहता है। एक बच्चा तो हो गया उसको डिलीवर 1 महीने का, और जो 5 साल या 6 साल की बच्ची है वो दिन भर खेलती रहती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है। जब तक मैं प्रेग्नेंट थी तब तक मैं उसका सारा काम सिस्टमेटिक करती थी, सुबह 6 बजे उठाती, उसका होमवर्क करवाती, फिर आधे घंटे टीवी देखती, फिर मैं उसको नाश्ता देती, मतलब पूरा टाइम शेड्यूल से था सर। जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई है 1 महीने से मैं बेड पे हूँ, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब चीज अस्त व्यस्त हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सब आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तुम्हारी कि तेरी बेटी तो वीडियो गेम खेल रही है, तेरी बेटी टीवी देख रही है। तो सर मुझे टेंशन होती कहीं उसको कोई दिक्कत ना आ जाए, उसकी आंखें खराब ना हो जाए। तो ये वेनिला, वो सब चीजें जो ऑर्डर में करती थी पहले, अपने हैंडल करती थी, अपने हाथ से करती थी, वो सब उसके हाथ से छूट गया है। अब सब डिसऑर्डर हो गई हैं। तब बच्चे का खाने का टाइम बिगड़ गया है, टीवी देखने का टाइम बिगड़ गया है, बच्ची बिल्कुल मतलब सब चीजें डिसऑर्डर हो गई हैं। तब वेनिला को बहुत गुस्सा आता है। एंगर डिसऑर्डर अबाउट एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज लव ओवर द लव्ड वन। दिन भर दिमाग में उसके उस लड़की की चिंता चल रही। वेनिला 30 एक डोज चक्कर बंद। तो बहुत ये अच्छा। वेनिला का ऑर्डर से सारा सिस्टम चलता है। कालीकार का पूरा प्रेजुडाइज है। प्रेजुडाइज आप देखेंगे मर्फी में तो वहाँ कालीकार पड़ी हुई है। कालीकार को एजुकेशन एवर्जन है, आप उसको ज्ञान मत दो। हाँ बिल्कुल ज्ञान मत दो भैया, मैंने जो मान लिया ना वो ठीक है, मैंने जो कहा सही, बाकी सब खट्टा दही। ये कालीकार है ना। और दलका हमारा जैसे मैडम ने बताया, बम्बू था, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया। तो ओवरऑल बहुत ही हमारी 4 रेमेडी का रिवीजन हो गया। चलो अच्छी बात थैंक है। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने काली का बहुत अच्छे से समझाया और डल का भी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मुझे लगता है अभी बंद करते हैं, काफी टाइम हो Nana गया। ma'am, finally I will conclude. When we do self studies, na, no doubt how many hours we study, it's again like a query here and there. But जब कोई आप मतलब आपने जिस तरह you told out very beautifully, and I've got 4 pages of notes here, handwritten notes. Thank you ma'am very much. Thank वेरी you गुड, ma'am वेरी so गुड। much. And थैंक you यू have मैम। spared your precious time with us. It's almost 10:40. Thank you ma'am. या Good night to लेट हो everybody. गया, लेट हो Yes गया। ma'am. Yes ma'am. चलिए Good night चलिए to चलिए everybody. बंद करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you ma'am. थैंक यू मैम।